ठीक है, अब दिख रहा है तो फिर आगे बढ़ते। तो बच्चों हम लोग को आज पढ़ना है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। और वो जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उन सारे एंजाइम्स का नाम भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। मैंने आपको जो एंजाइम्स बताए थे, वो कौन कौन से एंजाइम्स थे जो इम्पोर्टेंट थे और जो डीएनए बनाने में यूज होंगे। तो उसमें सबसे पहला एंजाइम मैंने आपको बताया था डीएनए टोपोआइसोमरेज, जिसका एक दूसरा नाम था डीएनए लाइगेज, डीएनए जाइलेज। जाइरेज। सेकंड जो आपका था उसका नाम था डीएनए हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। थर्ड जो था वो था डीएनए पॉलीमरेज। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है इस प्रोसेस में वो है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें भी फिर से 3 टाइप्स थे, मैंने आपको बताया था। पहला था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, और थर्ड था एक जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं या थर्ड कहते हैं। फोर्थ जो एंजाइम यहाँ पर इस प्रोसेस में यूज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डीएनए, एसएसबी प्रोटीन। चलो एसएसबी प्रोटीन भी लिख देते हैं। एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन का फुल फॉर्म क्या था? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। हाँ, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये भी मैंने आपका लिख दिया यहाँ पे, बाइंडिंग प्रोटीन। एक एंजाइम और यहाँ पे लास्ट में यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। बहुत फेमस एंजाइम है, कई जगह पे आप इसका नाम सुनोगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। इसमें सबसे पहला एंजाइम डीएनए टोपोआइसोमरेज है। डीएनए टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है? डीएनए टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है, अब मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। काम इसका ये है कि ये क्या करता है, ये जो डीएनए आपका होगा, इस डीएनए, जैसे मैंने एक डीएनए यहाँ पे बनाया, भी आपको दिखेगा, ये मैंने एक डीएनए बनाया, ये मैंने एक डीएनए बनाया, ठीक है ना, ये एक डीएनए हो गया। तो इस ये जो डीएनए है ये कैसा है? ये हेलिकल फॉर्म में है, ये मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है ना। ये आप डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हो ना, डीएनए जो होता है वो हेलिकल होता है, उसके दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में लिपटे हुए रहते हैं, मुड़े हुए होते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। एक तरह से एक टेंशन उनके अंदर होती है, एक तरह का तनाव होता है जिससे वो आपस में क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो जो सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम डीएनए टोपोआइसोमरेज है, डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? वो एंजाइम यही काम करेगा कि वो इस डीएनए को क्या कर देगा, इसको स्ट्रेट कर देगा, इसको स्ट्रेट कर देगा। स्ट्रेट करने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट करने का मतलब ये हो गया कि वो क्या करेगा, वो इसके दोनों जो स्ट्रैंड हैं जो आपस में मुड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं, उसको खोल देगा। खोल कैसे देगा? जैसे मैं यहाँ इसी डायग्राम में मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैंने ये इतना देखो, मैंने मिटा दिया, मैंने मिटा दिया। मिटाने के बाद मैंने क्या किया देखो, दिख रहा है सबको? ये देखो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये डीएनए जो था उसकी जो चेन थी, जो दोनों स्ट्रैंड थे जो आपस में लिपटे हुए थे, मैंने उनको क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। जो हेलिकल चेन थी उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया। ठीक है, सीधा कर दिया। ये काम जो है ये कौन करेगा? ये काम करेगा टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज एंजाइम या डीएनए जाइरेज एंजाइम का काम होता है कि हेलिक्स को स्ट्रेट कर देना, डीएनए के हेलिक्स को स्ट्रेट कर देना। जहां पर भी डीएनए से नया डीएनए बनने का काम चालू होगा डीएनए के अंदर में, क्योंकि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि एक डीएनए के अंदर एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट होती है। प्रोकैरियोटिक में एक ही होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक डीएनए में एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट होती है। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिगर बना के, आपको समझ में आया होगा कल वाला लेक्चर जिसने भी सुना होगा। तो आगे अब मैं बता रहा हूं कि ये जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम आपका है, ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम काम क्या किया, इसने क्या किया, इसने डीएनए को सीधा कर दिया। काम इसका समझ में आ गया? इसका काम है डीएनए को सीधा कर देना। डीएनए को इसने क्या किया, इसने जो हेलिकल डीएनए था
जो दोनों स्ट्रैंड थे हेलिकल फॉर्म में जो स्ट्रैंड थे, तो उस हेलिकल स्ट्रैंड को इसने क्या कर दिया, इसने उसको चेंज कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया। मैंने फिगर में आप लोग को दिखाया भी, स्ट्रेट थोड़ी सी जगह को स्ट्रेट करके दिखाया है। तो ये स्ट्रेट चेन में उसको चेंज कर देता है, स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट स्ट्रैंड में उसको बदल देता है। ठीक है ना, दोनों स्ट्रैंड्स को वो ये सीधा कर देता है जो वो मुड़े हुए थे। आपको पता है कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, आप ये जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से आप देखो फिगर में, यहाँ पे देखो फिगर में सब लोग, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हैं। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, ये आपको पता है। ठीक है ना, तो अब जो ये डीएनए है, इस डीएनए में अगला जो एंजाइम आएगा बेटा, नेक्स्ट एंजाइम, वो आएगा आपका हेलिकेज। नेक्स्ट एंजाइम जो इस प्रोसेस में यूज होगा उसको आप क्या बोलोगे, हेलिकेज बोलोगे। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये जो डीएनए है, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। हेलिकेज एंजाइम का काम डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना, ताकि दोनों स्ट्रैंड जो है, जो आपस में कनेक्ट हैं इस हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब हट जाएगा, टूट जाएगा, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये काम जो होगा वो कौन करेगा, ये काम यानी हेलिकेज एंजाइम जो होगा वो क्या काम करेगा, वो ब्रेक कर देगा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को। मैं इसी डायग्राम में दिखा रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां पर देखो फिगर में देखो ध्यान से, यहां से हेलिकेज एंजाइम इस तरह से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, इस तरह से। जैसे जिप होती है, चेन होती है ना, हम लोग के जैकेट में होती है, तो चेन क्या करती है, चेन जो होती है, जो जिप होती है, जिप जिस तरह से ओपन होती है, क्लोज होती है ना, उसी तरह से सेम जिप की तरह से बिहेव करेगा हेलिकेज एंजाइम। और ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, क्या चीज ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा, कौन, हेलिकेज एंजाइम, तो क्या होगा, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मैंने दो एंजाइम के फंक्शन बताए। पहला एंजाइम जो हेलिक्स डीएनए को स्ट्रेट बना देगा, जो मुड़ा हुआ डीएनए है उसका जो टेंशन है, उस टेंशन को खत्म कर देगा, उस डीएनए स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। दूसरा जो एंजाइम है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम का काम मैंने आपको ये बताया कि ये क्या करेगा, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, उस दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये दो काम मैंने आपको बता दिया। तो अब डीएनए रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, पूरा डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। पहला स्टेप जो है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन फेज, INITIATION, इनिशिएशन फेज, ये पहला स्टेप है, इनिशिएशन फेज। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या होता है। सेकेंड फेज जो होता है, इनिशिएशन फेज के बाद अगला जो स्टेप आता है डीएनए रेप्लिकेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन फेज। एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन फेज। एक्सटेंशन फेज, इसका एक और नाम है, इसको हम पॉलीमेराइजेशन फेज भी कहते हैं। पॉलीमेराइजेशन फेज, पॉलीमेराइजेशन फेज, ये दूसरा फेज आपका है जो आपको याद रखना है। सेकेंड जो लास्ट फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फेज, TERMINATION, टर्मिनेशन फेज। जो ये टर्मिनेशन फेज है ये लास्ट फेज है। इसके बाद आप देखोगे कि जो डीएनए है वो दो नए डीएनए में चेंज हो जाएगा, मतलब दो नए डीएनए बन जाएंगे। आपको पता है एक डीएनए से दो नए डीएनए बनेंगे। ठीक है ना, इनिशिएशन फेज में आप जानते हो बच्चों कि इनिशिएशन फेज में क्या हो रहा है, इनिशिएशन इनिशिएशन फेज से पहले क्या है, आपका डीएनए इस तरह से है, आपका डीएनए इस तरह से है इनिशिएशन फेज में। लेकिन जब आप टर्मिनेशन फेज के बाद देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देंगे दो डीएनए। एक डीएनए आपको ऐसा दिखाई देगा, इसमें एक नया स्ट्रैंड बना रहेगा इस तरह से, और आपको एक और डीएनए दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि एक डीएनए से दो नए डीएनए बनते हैं, और दोनों नए डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है वो पैरेंटल होता है, और एक नया स्ट्रैंड होता है जो न्यू स्ट्रैंड होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इनिशिएशन फेज में आप डीएनए ऐसा देखते हो, टर्मिनेशन फेज तक आते आते आपने दो डीएनए बना दिया।
ठीक है ना। अब हम लोग पहला एक एक करके इनिशिएशन फेज और फिर एक्सटेंशन फेज फिर आपको टर्मिनेशन फेज दोनों में तीनों फेज में आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले इनिशिएशन फेज में आते हैं। इनिशिएशन फेज क्या होगा, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, सबसे पहला फेज, फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन फेज। बेटा इस फेज में होता क्या है, इस फेज में मेन जो काम होता है वो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक, पहला चीज कि इस फेज में आपको डीएनए, जो आपका डीएनए है जिससे नया डीएनए बनेगा, उस डीएनए के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल, बबल पहली चीज। दूसरी चीज, एक और चीज आपको दिखाई देगी, उसको आप बोलते हो रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ये दो चीज आपको दिखाई देगी। इस फेज में कौन से एंजाइम यूज होंगे, तो इस फेज में जो एंजाइम यूज होंगे वो आपके हो जाएंगे, सबसे पहले तो पहला वाला क्या था, वो था टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ने क्या किया, आपको मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाया था। टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने क्या किया था, स्ट्रेट डीएनए को स्ट्रेट कर दिया था, डीएनए जो ट्विस्टेड था, मुड़ा हुआ था, उसको उसने स्ट्रेट कर दिया था। दूसरा एंजाइम जिसने जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया था, जैसे जिप होती है हम लोग के शर्ट में, जैकेट में, उसी तरीके से हेलिकेज एंजाइम भी परफॉर्म करता है। और हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। दोनों का काम आपको पता है। टोपोआइसोमरेज का काम क्या था, टोपोआइसोमरेज का काम था डीएनए को स्ट्रेट कर देना, और हेलिकेज एंजाइम का काम था हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना, ताकि जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए, ब्रेक कर देना। ठीक है ना। अब आप वापस से आ जाओ इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखो, इस डायग्राम को देखो। इसमें क्या है कि आप दिख रहा है टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने स्ट्रेट डीएनए को स्ट्रेट कर दिया, थोड़ी सी जगह पे मैंने आपको स्ट्रेट करके दिखाया। फिर हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। जब हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा तो अगला फिगर कैसे बनेगा, अगला फिगर बनेगा ऐसे, ऐसे। अब ये जो फिगर बना, इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ऐसे बना दो। ठीक है ना, इस तरह से आपने बना दिया। ठीक है ना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब डीएनए का स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बताया था डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड जो होता है उसका एक एंड अगर 5 होता है तो दूसरा वाला 3 होता है, और इसी तरह से दूसरा वाला स्ट्रैंड उसका एंटी पैरेलल होता है, तो वो अगर 3 है तो इस साइड से, तो इधर से ये 5 होगा और इधर से ये 3 होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर ये 5 है तो ये स्ट्रैंड आपका 3 हो जाएगा, और अगर ये 3 है तो ये दूसरा वाला स्ट्रैंड जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका बहुत काम है। तो हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और चीज करनी है। मैंने आपको एक प्रोटीन का नाम बताया था, प्रोटीन का नाम था एसएसबी प्रोटीन। तो आप क्या करोगे, एसएसबी प्रोटीन को यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन इससे पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए रिप्लिकेशन के पहले स्टेप में रिप्लिकेशन बबल बनता है और रिप्लिकेशन फॉर्क बनता है। तो रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन फॉर्क क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये डायग्राम देखो आप सब लोग, ये फिगर देखो, ये 3 हो गया, ये मान लो आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, और इधर आपका 5 हो गया। ठीक है ना, ये डीएनए था। अब इस डीएनए में देखो, इस डीएनए में या इससे पहले वाली स्लाइड में देखो, उस वाली फिगर में देखो आप, इसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो बेटा, ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इसी एरिया को बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। ये जगह क्या कहला रही है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सीधा हो गया है ना, तो इस जगह को आप बोलते हो रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, और इसके जो दोनों इंड होते हैं यहाँ पर, ये वाली जगह, ये पॉइंट देखो, और इधर देखो, ये जो दोनों इंड होते हैं, इन दोनों इंड्स को बोला जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, इधर भी क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। दोनों इसके जो किनारे हैं वो कहलाएंगे रेप्लिकेशन फॉर्क।
तो पहले वाले जो फेज है इनिशिएशन फेज, उसमें यही होता है, उसमें जो है उसमें आपका रेप्लिकेशन बबल बनता है और उसमें आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। दो चीजें आपकी यहाँ पे बनती हैं, ठीक है ना, रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क। दूसरी बात ये कि रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन फॉर्क आपको समझ में आ गया ना, कि ये जितना एरिया में आपका स्ट्रैंड जो है वो खुल गया है, टूट गया है, उतना एरिया आपका रेप्लिकेशन बबल कहलाता है। और उसके जो दोनों छोर होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, जो दोनों उनके इंड होते हैं, सिरे होते हैं, उनको आप बोलते हो रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है ना। दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से जुड़ने का रिस्क होता है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से जुड़ सकते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ तो दिया है हेलिकेज एंजाइम, लेकिन ऐसा डर रहता है कि ये वापस से कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ ना जाए। तो जुड़ ना जाए इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस जगह पर क्या करेंगे, इस जगह पर हम एक प्रोटीन लगा देंगे और उसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं। एसएसबी प्रोटीन, इन दोनों जगहों पर हमने क्या लगा देना है, एसएसबी प्रोटीन लगा देना है। तो ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, एसएसबी प्रोटीन। और ये एसएसबी प्रोटीन हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क वाले एरिया में दोनों साइड में लगा देते हैं, अपने आप लग जाती है, हम लगाते नहीं है, सेल के अंदर सब काम अपने आप होता है। तो इस तरह से एसएसबी प्रोटीन हम दोनों साइड में लगा देंगे, ताकि वापस से ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड वापस से आपस में जुड़े ना, ठीक है ना, इनके दोनों जो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से जुड़ ना जाए, तो ये काम ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, एसएसबी प्रोटीन लगा दिया है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम वापस से पहले फेज में आते हैं। तो इनिशिएशन फेज में आप क्या देख रहे हो, इनिशिएशन फेज में आप ये देख रहे हो कि ये जगह जो आपकी है, ये जगह आपने इसका नाम रखा रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका जान ही रहे हो आप इसका नाम, इस पूरे जगह का नाम है रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। दूसरी बात क्या, कि ये जो एरिया है पूरा, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं खूब सारे, इस तरह से आपने तोड़ा हुआ था ना डीएनए को, दोनों स्ट्रैंड अलग किए थे इस तरह से, ये काम, ठीक है ना, ये काम। अब आप देखो ये चीज कि यहां पर क्या हो रहा है, कि अब हमारा जो सेकंड स्टेज है वो चालू होगा। सेकंड स्टेज का मतलब, सेकंड स्टेज का नाम मैंने आपको बताया, पहला स्टेज इनिशिएशन फेज है, दूसरा स्टेज जो है आपको उसको बोलते हो एक्सटेंशन फेज। तो एक्सटेंशन फेज आपका स्टार्ट होगा। पहले स्टेज में आपने क्या किया, डीएनए को आपने सीधा किया, उसके बाद आपने क्या किया, डीएनए को सीधा करने के बाद आपने उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, डीएनए फैल गया, सर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए। हाइड्रोजन ब्रेक होने के बाद फिर आपने उसको तोड़ दिया, और आपने उसको तोड़ने के बाद फिर क्या किया, आपने उसको तोड़ने के बाद जब वो डीएनए जो है पूरी तरह से वो हो गया, खुल गया, पूरी तरह से खुल गया, तो खुलने के बाद जो है, अब आपने वहां पे दो एरिया देखे, एक एरिया आपने देखा जिसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं, वो पूरी जगह जहां पर डीएनए खुला हुआ है, फैल गया है, उस जगह को रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। उसके जो दोनों किनारे होते हैं उनको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, वहां पर हम एसएसबी प्रोटीन लगा देते हैं ताकि वापस से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े ना। इतना काम हो गया, ठीक है ना। अब पहले स्टेज में आपने दो एंजाइम यूज किया, एक टोपोआइसोमरेज जिसने हेलिक्स को सीधा किया, और उसके बाद हेलिकेज जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। अब दूसरा स्टेज जो मेन स्टेज है वो एक्सटेंशन फेज। एक्सटेंशन फेज में होता क्या है, एक्सटेंशन फेज में क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड बनता है, न्यू स्ट्रैंड बनेगा कहां पर, ऑन ओल्ड स्ट्रैंड, पुराने वाले स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनेगा, पुराने वाले स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनेगा। कैसे बनेगा, एंजाइम्स की हेल्प से। कौन सा एंजाइम, बाई जीएनए आइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज में भी कौन सा, थ्री डीएनए पॉलीमरेज 3 से बनेगा। साथ साथ में इसके साथ हेल्प के लिए कौन रहेगा, इसके साथ हेल्प के लिए रहेगा डीएनए पॉलीमरेज 2, ये भी यहाँ पे रहेगा, 1 नहीं रहेगा, 1 का काम अगले स्टेज में है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करेगा, जहां पे पॉलीमरेज 3 गलती करेगा वहां पे 1 जो है वो उसको ठीक करेगा। तो एक्सटेंशन फेज में अब क्या होगा, एक्सटेंशन फेज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सटेंशन फेज का फिगर बना रहा हूं, ये मैंने ऐसे ये मैंने इस तरह से कर दिया,
ठीक है, इस तरह से करने के बाद मैं एक काम करता हूं, मैं एक साइड से इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे मैंने कर दिया। आप ध्यान से देखना सब लोग। देखिए, इसमें आप जान रहे हो, एक मान लो ये है आपका 3, तो एक इंड आपका मान लो ये वाला क्या हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। और ये 5 है मान लो, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, ये इंड आपको पता है। अब बाकी आपको ये भी पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं सारे, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इतने थे जो आपस में ब्रेक हुए हैं, ठीक है, दूर हो गए एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कि यहाँ पर मान लो एडेनिन था, यहाँ पे एडेनिन है, मान लो यहाँ गुआनिन है, मान लो यहाँ पे थाइमिन है, मान लो यहाँ पे फिर से गुआनिन है, यहाँ पे फिर से गुआनिन है, यहाँ पे फिर से थाइमिन है, यहाँ पे एडेनिन है, ऐसे कुछ भी मान लो आप। अब आपको पता है ये एडेनिन है तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा थाइमिन, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपने साइटोसिन मान लो बनाया है तो यहाँ पे रहा होगा फिर से क्या, गुआनिन। ये थाइमिन है तो यहाँ पे रहा होगा, इसके सामने रहा होगा एडेनिन। ये गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन रहा होगा, यहाँ पर भी साइटोसिन रहा होगा, यहाँ पे एडेनिन रहा होगा और यहाँ पे थाइमिन रहा होगा। ये दोनों आपस में जुड़े थे ना आमने सामने, लेकिन बाद में हेलिकेज ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये जो जगह है ना, ये जो स्ट्रैंड है इतना पूरा, ये इतना, ये कहलाएगा टेम्पलेट। इसको आप बोलोगे टेम्पलेट। ऊपर से भी ये पूरा इतना जो है ये कहलाएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स क्या, टेम्पलेट मतलब डीएनए का वो स्ट्रैंड, डीएनए की वो जगह जहां पर नया डीएनए बनता है, जिसकी मदद से नया डीएनए बनता है। टेम्पलेट मीन्स क्या होता है, टेम्पलेट जो है डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन जहां होता है उस जगह पर डीएनए का जो एरिया है, जो स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को आप बोलते हो टेम्पलेट। क्या बोलते हो, टेम्पलेट। और टेम्पलेट वाले पोर्शन पे क्या होता है, टेम्पलेट वाले पोर्शन पे नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है। टेम्पलेट का मतलब ही होता है कि जिसकी हेल्प से नया डीएनए स्ट्रैंड बने, नया डीएनए स्ट्रैंड बने। अभी कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। अब देखो, आपको समझ में आ गया ना कि इस डीएनए में दो टेम्पलेट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जहां रेप्लिकेशन बबल है, रेप्लिकेशन बबल में दो स्ट्रैंड है ऊपर और नीचे। एक स्ट्रैंड 5 से 3 है, दूसरा वाला 3 से 5 है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट कहलाएंगे। दोनों स्ट्रैंड पे नया डीएनए बनेगा। कैसे बनेगा, देखो मैं बना रहा हूँ। देखो पहले मैं एक बार ऐसे जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। देखो, एक तो होगा, एक स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे। और एक स्ट्रैंड इस पे बनेगा, दूसरे वाले पे, वो ऐसे बनेगा, ऐसे आगे इस डायरेक्शन में उल्टा, ऐसे ऐसे बनेगा, छोटे छोटे टुकड़े में बनेगा, छोटे छोटे टुकड़े में बनेगा। तो इस तरह से दो स्ट्रैंड बनेंगे। एक स्ट्रैंड कंटिन्यू बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, वो बनेगा रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ। ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है ना, तो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बनेगा। और दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो कंटिन्यू नहीं बनेगा, वो टुकड़े टुकड़े की फॉर्म में बनेगा और वो बनेगा उल्टा, रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर, रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये दो स्ट्रैंड आपके बनेंगे नए। ठीक है ना, तो अब ये कैसे बनेंगे, अब इनके बनने का प्रोसेस क्या है, तो मैं फिर से इस डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये मान लो ये आपका हो गया डीएनए, ये आपका डीएनए हो गया। ठीक, आपको पता है ये रेप्लिकेशन बबल है, ये जो जगह है ये आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये आपका 5 मैंने उसमें बोला था, ये 3 है। ठीक है ना, इसी तरह से इधर भी इसका जो दूसरा वाला अपोजिट वाला एंड होगा वो 3 होगा एक, और एक 5 होगा। ठीक है, आपको इतना पता है। अब आप ये भी जान रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे इस वाले पुराने स्ट्रैंड में इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स खूब सारे होंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15, मान लो 15 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इतने एरिया में। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें नया स्ट्रैंड बनाना है,
तो नया स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है हमारा वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 कैसे काम करेगा ये आपको समझना है, यही मेन चीज है बेटा इसमें, ठीक है ना। अब आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, मैं यहां लिख देता हूं डीएनए पॉलीमरेज 3। ये बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है ये नया स्ट्रैंड बनाएगा, और जहां पर ये गलती करेगा तो उस गलती यानी उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए इसके साथ में एक दूसरा वाला भी होगा जिसको आप बोलोगे डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलोगे? सर फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट नहीं, 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 सेकंड, ठीक है, फर्स्ट नहीं। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड वाला इसके साथ रहेगा हेल्प करने के लिए। फर्स्ट का काम यहाँ नहीं है, फर्स्ट का काम लास्ट वाले फेज में है, टर्मिनेशन फेज में। अभी मैं सेकंड फेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इलांगेशन या एक्सटेंशन फेज पढ़ा रहा हूँ, मेन फेज। अब आप देखो बेटा क्या हो रहा है, देखो अब आप ध्यान देना। नेक्स्ट स्लाइड में खोल देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। देखो मैं डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। अगर ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी तो तुम समझ जाओगे ये हो क्या रहा है यहाँ पर। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसकी कुछ कंडीशन है, इसकी कुछ नखरे हैं। नखरे क्या है? इसके कुछ नखरे हैं, और नखरे ये हैं कि सबसे पहली चीज ये कि ये क्या करता है, ये जो नया स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का टेम्पलेट पर, जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट आपने देखा, जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के सामने जो नया स्ट्रैंड बनाएगा, वो नया स्ट्रैंड हमेशा ये जो बनाएगा वो बेटा बनाएगा 5 से लेकर 3 डायरेक्शन की तरफ। 5 से 3 की तरफ मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 डायरेक्शन से लेकर 3 डायरेक्शन की तरफ बनेगा। नया स्ट्रैंड बनने का जो डायरेक्शन है वो 5 से 3 होगा। पहली कंडीशन इसकी। दूसरी कंडीशन इसकी ये बच्चा कि ये जो स्ट्रैंड है यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये बेटा न्यूक्लियोटाइड रखने का जो काम है, मतलब नया स्ट्रैंड बनाने का जो काम है, वो पुराने स्ट्रैंड पे मतलब टेम्पलेट पर स्टार्ट करेगा। कहाँ से? टेम्पलेट पर ये स्टार्ट करेगा, स्टार्ट ऑन टेम्पलेट, टेम्पलेट एट 3 इंड। टेम्पलेट पे 3 इंड से ये स्टार्टिंग करेगा नया स्ट्रैंड बनाने की, और नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 से 3 होगी, ठीक है। एक बात और, एक बात ये कि इस डीएनए पॉलीमरेज 3 को जब भी नया स्ट्रैंड बनाना होगा तो इसको एक और चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए इसको? इसको चाहिए एक और चीज जिसको बिना देखे ये अपना काम चालू नहीं करेगा। इसको इसको देखना होता है, ये इसको देखता है। इसका नाम प्राइमर है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर रियल में क्या होता है? आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना। 8-10 बेस पेयर का बना होता है, आरएनए का छोटा सा स्ट्रैंड होता है, इसको प्राइमर कहते हैं। बिना प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज 3 कभी भी अपना काम स्टार्ट नहीं करेगा, नया डीएनए स्ट्रैंड नहीं बनाएगा। तो उसको प्राइमर दिखाना पड़ेगा। प्राइमर हम जहां पे रखेंगे टेम्पलेट पर, जहां पर हम टेम्पलेट पे प्राइमर रखेंगे वहीं से हमारा पॉलीमरेज 3 एंजाइम नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना चालू करेगा, ठीक है ना। ये 3 बातें आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। क्या? कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम नया स्ट्रैंड जो बनाएगा डीएनए का वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में बनाएगा। पुराने स्ट्रैंड पे वो 3 इंड पे ही नया डीएनए बनाने का काम चालू करेगा। पुराने स्ट्रैंड पे यानी टेम्पलेट पे 3 इंड पे ही वो नया 3 इंड से वो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना चालू करेगा। और वो तभी चालू करेगा जब उसको आप प्राइमर दिखाओगे, जब उसके सामने प्राइमर रखोगे तभी वो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा जो कि 5 से 3 की डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ लेना चाहिए। अब मैं वापस से आता हूं पुरानी वाली स्लाइड में। इसमें देखो, अब आपको दिख रहा है क्या बेटा, एक टेम्पलेट ऐसा है नीचे वाला जिसमें आपको 3 इंड दिख रहा है इधर, और ऊपर वाला जो टेम्पलेट है उसमें आपको 5 इंड दिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो ये काम करेगा नया डीएनए बनाने का काम वही करेगा पॉलीमरेज 3। वो हमेशा पुराने टेम्पलेट पुराने स्ट्रैंड के 3 इंड से काम चालू करेगा। तो पुराने स्ट्रैंड के 3 इंड से अगर काम चालू करेगा तो जो नीचे वाला आपका टेम्पलेट है जो आप फिगर में देख रहे हो, ये वाला जो आपका पूरा टेम्पलेट है बेटा, ये पूरा जो टेम्पलेट आपका है टेम्पलेट, इसमें आपको यहाँ पर 3 इंड दिख रहा है, लेकिन इस पे आपको 5 इंड दिख रहा है।
तो नीचे वाला जो 3 इंड है उस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है का क्या मतलब हुआ कि नीचे वाले स्ट्रैंड में आपको 3 इंड दिख रहा है, तो इसलिए अब नीचे वाले स्ट्रैंड पे आप सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 से जो है नया स्ट्रैंड बनाने का काम चालू करवाओगे। ठीक है ना? देखो ध्यान से, नीचे वाला स्ट्रैंड 3 इंड था, ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे, नीचे वाले स्ट्रैंड पे आप सबसे पहले क्या करोगे, प्राइमर को रखोगे। यहाँ पे आपने रख दिया प्राइमर। प्राइमर मैंने बताया क्या होता है, प्राइमर एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है जिसको बिना देखे आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम काम स्टार्ट नहीं करेगा। आपने 3 इन पे प्राइमर रखा, और जैसे ही आपने 3 इन पे प्राइमर रखा, फिर वो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम क्या करेगा, उसके आगे से न्यूक्लियोटाइड रखना चालू कर देगा। न्यूक्लियोटाइड वो लाएगा कहाँ से, तो सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, एडेनिन लिख दिया, थाइमिन लिख दिया, ग्वानिन लिख दिया, ग्वानिन लिख दिया, साइटोसिन लिख दिया, एडेनिन लिख दिया, थाइमिन लिख दिया, थाइमिन लिख दिया, एडेनिन लिख दिया, साइटोसिन, साइटोसिन, ये सब क्या है, ये सब फ्री हैं, फ्री स्टेज में ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं सेल के अंदर, ये सब फ्री हैं। और यहाँ पर पुराने वाले स्ट्रैंड में आप जान रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे थाइमिन था, यहाँ गुआनिन था, साइटोसिन था, साइटोसिन था, गुआनिन था, थाइमिन था, फिर थाइमिन था, फिर कुछ भी आप बोल लो, एडेनिन था, थाइमिन था, इस तरह से आपका था पूरा। ठीक है ना? तो अब आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम क्या करेगा, जब आप प्राइमर 3 पे रखोगे तो प्राइमर के आगे जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा पुराने स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट पे, उस न्यूक्लियोटाइड का जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि एडेनिन अगर है तो एडेनिन के सामने वो थाइमिन को ही रखेगा, आपको पता है। तो एडेनिन के सामने वो क्या रखेगा, एडेनिन के सामने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसको लाके रखेगा, थाइमिन को लाके रखेगा। थाइमिन के सामने किसको रखेगा, एडेनिन को लाके रखेगा। ग्वानिन आ गई है तो उसके सामने वो साइटोसिन को लाके सेल में रखे, साइटोसिन सर। हाँ सेल में तो पड़े हुए हैं सारे, उठा उठा के लाके रखेगा। सी के सामने वो जी को लाके रख देगा, सी के सामने फिर से जी को लाके रखेगा, जी के सामने सी को लाके रखेगा, टी के सामने वो ए रखेगा, फिर टी के सामने ए रखेगा, ए के सामने वो टी रखेगा, फिर ए के सामने अगर ए आया फिर टी रखेगा, फिर टी के सामने ए रखेगा, जी के सामने वो सी रखेगा, और सी के सामने वो जी रखेगा। इस तरह से वो रखता चला जाएगा, आगे रखता चला जाएगा, क्योंकि आगे हेलिकेज एंजाइम खोलता चला जाएगा इसको। आगे जो आप देख रहे हो बंद है ना डीएनए, वो खुलता चला जाएगा और इस तरह से वो कॉन्टिन्यूअसली जो है रखता चला जाएगा। कौन रख रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 रख रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये काम कर रहा है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है बेटा, पुराने डीएनए स्ट्रैंड यानी टेम्पलेट के 3 एंड पे जैसे ही मैंने प्राइमर रखा, प्राइमर रखते ही, प्राइमर की शक्ल देखते ही डीएनए पॉलीमरेज 3 खुश हो गया और उसने अपना काम चालू कर दिया। उसने क्या किया, उसने पुराने जो आपका टेम्पलेट है जिसकी हेल्प से आप नया स्ट्रैंड बना रहे हो, टेम्पलेट पे जो भी न्यूक्लियोटाइड था उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होता है वो उठा उठा के लाके उसके सामने रखने लगा। उसको पता है, मान लो कहीं पर वो गलती कर दे, ध्यान से देखना फिगर को, मान लो उसने क्या किया, मान लो उसने इस फिगर में देखो, यहाँ पे साइटोसिन के पास ग्वानिन रखना चाहिए था, लेकिन मान लो उसने साइटोसिन के सामने लाकर यहाँ पे एडेनिन रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, एडेनिन रख दिया, गलती से उसने यहाँ पे क्या रख दिया, एडेनिन रख दिया, किसने, पॉलीमरेज 3 ने। तो ये गलती हो गई, साइटोसिन के आगे ग्वानिन ही रखना है, लेकिन उसने एडेनिन रख दिया। तो अगर उसने एडेनिन रख दिया तो ये जो मिस्टेक हुई, गलती हुई, इस गलती को ठीक कौन करेगा, इस गलती को ठीक करेगा डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 उसके साथ में रहता है, पॉलीमरेज 3 के साथ में ही रहता है, और वो देखता है कि जहां पे पॉलीमरेज 3 गलती कर देगा, जहां पर डीएनए पॉलीमरेज 3 कभी जल्दी जल्दी करने के दौरान वो क्या किया, सी के सामने जी रखना था उठाकर, पर उसने सी के सामने मान लो ए रख दिया, या सी के सामने टी रख दिया, जी नहीं रखा, तो ये गलती हो गई ना। तो इस गलती को ठीक करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 करेगा, और इस गलती को ठीक करने को क्या बोलते हैं, इस गलती के ठीक करने को हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब टेम्पलेट के सामने नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो उस नए डीएनए स्ट्रैंड के बनने के दौरान कभी कभी डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, गलत न्यूक्लियोटाइड रख देता है। तो जब वो गलत न्यूक्लियोटाइड रख देता है, मिस्टेक कर देता है, तो उस मिस्टेक को ठीक करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज 2। वो उस गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाकर सही न्यूक्लियोटाइड रख देगा।
जैसे मैंने सी के सामने ए मतलब गलत न्यूक्लियोटाइड रख दिया, तो वापस से जो डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम है वो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं भाई यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ए नहीं होता है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बेटा यहाँ पर रहेगा जी। उसको पता है, तो वो ध्यान रखता है कि अगर कहीं पर गलती हो रही होगी डीएनए पॉलीमरेज 3 से, तो उस गलती को वापस से सही करके वो सी के सामने फिर से क्या रख देगा, जी रख देगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, गलती को सही करना। गलती को सही करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 2 का है। मेन काम कौन कर रहा है, पॉलीमरेज 3 कर रहा है। तो बेटा इस तरह से क्या होगा, 3 इंड वाला जो आपका टेम्पलेट था उस पे क्या होगा, एक बार आपने प्राइमर रखा एक तरफ 3 इंड पर, उसके बाद एक डीएनए का क्या बन जाएगा, एक पूरा डीएनए का नया स्ट्रैंड बन जाएगा। ऐसे ऐसे ये स्ट्रैंड बनेगा। ये जो स्ट्रैंड बना, ध्यान से देखना, इस स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या है बनने का, मैंने अभी आपको बताया था। इस वाली स्लाइड में आप देखो कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है वो जो नया स्ट्रैंड बनाता है वो 5 से 3 की तरफ बनाता है, 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की तरफ बनाता है। 5 से 3 की तरफ देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5 से 3 की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सोचो इसको बेटा। ये जो नया स्ट्रैंड बना है इसका ये वाला एंड क्या होगा, इसका ये वाला एंड होगा 3, और ये वाला एंड क्या होगा, जहां से स्टार्टिंग हुई थी वो एंड होगा 5। क्यों, क्योंकि पुराने वाले स्ट्रैंड का ये एंड 3 है, तो पुराने स्ट्रैंड के आगे जो स्ट्रैंड बन रहा है वो हमेशा उसका एंटी पैरेलल होगा ना। मैंने शुरू में ही पढ़ाया था आपको, जब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तभी बताया था कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो अगर पुराना स्ट्रैंड यानी जो टेम्पलेट था उसका ये वाला छोर 3 था, तो जो नया स्ट्रैंड बना उसका ये वाला छोर 5 होगा। और ये छोर अगर उसका 3 था टेम्पलेट का, तो टेम्पलेट का दूसरा वाला छोर यहाँ पर कहीं पर 5 है, ये 5 है। तो अगर ये 5 है तो उसके सामने वाला जो नया स्ट्रैंड बन रहा है उसका वो वाला एंड क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। बिल्कुल सही है। हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किस तरफ से किस तरफ बन रहा है, 5 से 3 की तरफ बन रहा है, 5 से 3 की तरफ बन रहा है। यही तो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाया था ना कि डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, नया स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ बनाता है। समझ में आ रही बात, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो स्ट्रैंड बना बेटा, ये जो स्ट्रैंड बना, ये नया स्ट्रैंड डीएनए का बन गया, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने बना दिया। इस स्ट्रैंड का नाम बड़ा अच्छा है। इस स्ट्रैंड को आप बोलोगे लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, डिफाइन कैसे करोगे, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, उस टेम्पलेट पे बनता है जिसका 3 इंड पर प्राइमर रखते हैं, जिसके 3 इंड पर प्राइमर रखते हैं, और 3 इंड पर प्राइमर रखने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, प्राइमर के आगे से न्यूक्लियोटाइड रखना चालू करता है और एक स्ट्रैंड बनता है। और ये जो स्ट्रैंड बनता है ये स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस होता है। ये स्ट्रैंड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब आप देख रहे हो ना, ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार ये टूट नहीं रहा है बीच में। अभी इससे पहले मैंने आपको जब जल्दी से दिखाया था तो मैंने बताया था ना, एक स्ट्रैंड कंटिन्यू है, दूसरा वाला टुकड़े में ऊपर वाला अभी जो बनेगा, ये स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्ट्रैंड किस तरफ बन रहा है, ये बन रहा है, ये स्ट्रैंड बन रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में। इसके बनने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ, टुवार्ड्स सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। टुवार्ड्स टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है ना, अभी आएगी। टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिए बस। टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ नया नया जो आपका स्ट्रैंड है वो बन रहा है। ये जो नया स्ट्रैंड बना है ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन बनने की क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ है, और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलोगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलोगे। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये कि लीडिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन आपने क्या बनी, लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बनता है, उसके बनने का डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ होता है। और दूसरी बात कि लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस होता है। दो चीज आपको याद रखनी, ये कॉन्टिन्यूअस होता है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बनता है। इतना आपको याद हो गया। अब आप आ जाओ इस वाले टेम्पलेट पे, इस वाले टेम्पलेट पे आओ, ऊपर वाले पे, ये वाला टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पे डीएनए बनाना है। इस टेम्पलेट पे जो डीएनए बनेगा वो कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। इस टेम्पलेट का ये जो छोर है ये 5 है, ये जो छोर है ये 5 है। और मैंने आपको बताया था इस स्लाइड में कि डीएनए पॉलीमरेज 3 हमेशा काम चालू करेगा 3 से, 3 से काम चालू करेगा, टेम्पलेट के 3 से करेगा। तो अभी जो मैंने आपको
नया बना के दिखाया उसमें तो 3 था, लेकिन इस वाले में 5 है, तो 5 से तो वो काम स्टार्ट नहीं करेगा। पॉलीमरेज 3 वो काम स्टार्ट करेगा 3 से, लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पे तो 5 है, तो 5 है तो 3 कहाँ है? 3 है, कहाँ पे 3 है? 3 अंदर है। अंदर मतलब कहाँ बेटा? अगर आप थोड़ा इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर मतलब इसका एक छोर 5 है ना, थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको 3 मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बहुत सारे 3 मिलेंगे बेटा, हर न्यूक्लियोटाइड का एक छोर 3 होगा। आपको यहाँ पे 15 न्यूक्लियोटाइड मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 15 मैंने बनाया ना यहाँ पे, तो हर न्यूक्लियोटाइड का एक छोर जो होगा वो 3 होगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले टेम्पलेट पे थोड़ा बनाने का काम मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 3 इंड अंदर कहीं ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 3 इंड यहाँ पर है कहीं पर अंदर, यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ पे 3 इंड अंदर होगा, होगा ना? एक 5 है तो इतने का ये 3 इंड होगा कि नहीं? यहाँ पे अंदर 3 इंड जरूर होगा। तो इस 3 इंड अगर यहाँ पे अंदर 3 इंड है भाई, इस वाले स्ट्रैंड में भी 3 इंड है, बहुत सारे 3 इंड अंदर हैं, अंदर तो है ही 3 इंड भाई। एक छोर 5 5 था ना, उसके अंदर तो 3 इंड बहुत सारे होंगे बेटा। तो आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 इंड से काम करना चालू कर देता है। तो आप क्या करोगे, इस 3 इंड अंदर जो 3 इंड होगा उस 3 इंड पर ही आपको क्या करना है, प्राइमर रखना है। आपने यहाँ पर एक प्राइमर रख दिया, क्योंकि बिना प्राइमर रखे वो काम स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपने प्राइमर रखा, प्राइमर रखने के बाद अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा आपको पता है, अब उसका काम स्टार्ट। उसका काम क्या है? उसका काम है अब वो नया स्ट्रैंड बनाएगा। नया स्ट्रैंड कैसे बनाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर जो है क्या था, मान लो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो टी था, ठीक है ना, यहाँ पे ए था, तो वो टी के सामने ए को रख देगा, लाके नया नया ए रखेगा, ए के सामने वो टी को रखेगा, ठीक है ना। इस तरह से मान लो और स्ट्रैंड थे यहाँ पे, और भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड थे, मान लो यहाँ पर जी था, तो अगर जी था तो वो जी के सामने किसको रखेगा? जी के सामने लाकर वो सेल में से उठाकर लाएगा, सी को रख देगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, वो एक स्ट्रैंड बनाएगा, वो एक छोटा सा टुकड़ा बना देगा स्ट्रैंड का, बना देगा, टुकड़ा बनाया, एक स्ट्रैंड बना दिया। ये जो स्ट्रैंड बना बेटा, ये छोटा सा स्ट्रैंड बना। छोटा क्यों बना? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि 3 इंड बाहर नहीं है, 3 इंड अंदर है, और जब 3 इंड अंदर है तो 3 इंड जब अंदर है तो वहां से जो है आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आपने एक छोटा सा 2 4 न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड थे उसके सामने उसने नया न्यूक्लियोटाइड रखा और एक बन गया। ये जो बना स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड का भी डायरेक्शन क्या है? इसका जो ये वाला इंड है, ये वाला स्ट्रैंड जहां से जिस तरफ से ये बना था, ये था 5, ये 5 होगा ना, आप सोचो इसको, ये 5 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ये 5 है तो ये 3 होगा, उसका उल्टा ही तो होगा ना, ठीक है। तो अब क्या करना है, इतना तो बन गया, अभी पीछे बहुत सारा खाली पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाकर फिर से हमें 3 इंड को ही ढूंढना पड़ेगा। कितना पीछे जाना होगा? हमें जाना होगा कम से कम 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाना पड़ेगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जंप करना होगा, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो हमें 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाकर, बैक जाकर, वहां पर हम 3 इंड देखेंगे और उसी 3 इंड पर हम जो है प्राइमर को रखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो आपको 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाकर 3 इंड को ही ढूंढ लेना है और वहां पर आपको प्राइमर रख देना है। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो सर, तो एक ही बार में नहीं ढूंढ ले? एक बार में नहीं ढूंढना है। एक बार में इसलिए एक नहीं ढूंढेंगे, एक बार में इसलिए नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इसमें शर्त है ना, इसमें शर्त ये है कि आपको जो है यहाँ पर क्या होगा, हमेशा डीएनए स्ट्रैंड एक टुकड़े टुकड़े में बनेगा, एक बार में नहीं होगा। एक बार में इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो इंड है वो 5 है, तो ये इंड जब 5 है तो आपको 3 इंड कहाँ मिलेगा, आपको 3 इंड कहाँ मिलेगा आपको? अगर आप एक बार में करोगे तो आपको 3 इंड कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा एकदम किनारे, यहाँ पर बेटा, यहाँ पे मिल रहा है 3 इंड, ये 3 इंड है, क्योंकि आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 3 इंड से काम करना चालू करेगा। अगर आप एक बार में करोगे तो आप डीएनए के एक दूसरे छोर पे आपको जाना पड़ेगा, और एक ही टाइम में पूरा डीएनए नहीं खुलता, डीएनए का थोड़ा सा एरिया खुला है, रिप्लिकेशन बबल वाला एरिया खुला है, तो आपको जो काम करना है वो रिप्लिकेशन बबल वाले एरिया में करना है। इसलिए आपको रिप्लिकेशन बबल वाले एरिया में ही 3 इंड देखना है। तो रिप्लिकेशन बबल वाले एरिया में आप 3 इंड देख लो,
कहीं पर भी आप एक ही बार देख लो, एक ही बार देख लो, क्योंकि ये डीएनए आगे खुलता रहेगा ना, तो इसलिए आपको बार बार 3 एंड पे जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ भागना पड़ेगा, बार बार भागना पड़ेगा। तो इसीलिए एक रेप्लिकेशन बबल वाला जो एरिया होता है वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड तक का हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि टुकड़े टुकड़े में बनता है स्ट्रैंड। इस वाले पे प्रॉब्लम ये है, आपने एक बार प्राइमर रखा, 5 से 3 बन गया, अब आप पीछे जाओगे, पीछे कितना जाओगे, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाओगे। यूकैरियोटिक सेल है तो आप 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाओगे। मान लो ये इतना जो था थोड़ा सा, ये 1000 से 2000 था, और फिर मैंने यहाँ पर जाने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, प्राइमर रख दिया, प्राइमर रख दिया। और जैसे ही मैंने प्राइमर रखा तो प्राइमर रखते ही वो फिर से क्या करेगा, क्योंकि वो 5 से 3 की तरफ नया बनाएगा तो हमेशा वो इधर ही की तरफ बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा वो, हमेशा उधर थोड़ी नहीं जाएगा, 5 से 3 बनाएगा ना। तो जब 5 से 3 बनाएगा तो वो इधर ही की तरफ तो बनाएगा हमेशा, आगे की तरफ, बैक जाकर आगे की तरफ बना रहा है 5 से 3। सेम यही काम फिर हमें करना है। फिर हम क्या करेंगे, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड बैक जाएंगे, और फिर वहां पे फिर से हमने प्राइमर रख देना है, कोई भी 3 एंड वहां पे मिलेगा उस 3 एंड पे हम प्राइमर रख देंगे। और प्राइमर रखने के बाद फिर से वो क्या करेगा, वो प्राइमर के सामने से आपका रखना चालू करेगा न्यूक्लियोटाइड, और एक स्ट्रैंड फिर वो बना देगा इस तरह से 5 से 3 वाली डायरेक्शन में। ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ना बेटा, ये स्ट्रैंड हमेशा फ्रेगमेंट की फॉर्म में बनता है, मतलब टुकड़े टुकड़े की फॉर्म में बनता है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इससे नीचे वाला जो स्ट्रैंड हम बनाए थे लीडिंग वाला, लीडिंग स्ट्रैंड, वो कॉन्टिन्यूअस था। लैगिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो स्ट्रैंड बन रहा है ना, इसका नाम क्या रखोगे, ये पूरा टुकड़े टुकड़े में जो बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रैंड को आप बोलोगे लैगिंग स्ट्रैंड, LAGGING, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड आपको इसको बोलना पड़ेगा। ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता था, वो लैगिंग है। लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसको कैसे डिफाइन करोगे, कि जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो होता है डिसकॉन्टिन्यूअस, वो टुकड़े टुकड़े में बनता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, पहली बात। दूसरी बात, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो रिप्लिकेशन फॉर्क से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। लीडिंग स्ट्रैंड क्या कर रहा था, रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बन रहा था, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो रिप्लिकेशन फॉर्क से दूर की डायरेक्शन में बन रहा है, उल्टा, यानी अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फॉर्क। और वो क्या था, टुवार्ड्स रिप्लिकेशन फॉर्क था, वो रिप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बन रहा था लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि 3 एंड पे मैंने एक प्राइमर रखा और वो कंटिन्यू बनाता चला गया। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा उस पर हमें बार बार प्राइमर रखना पड़ेगा, हर 2000, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद मुझे प्राइमर रखना पड़ेगा, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के बाद मुझे प्राइमर जाना, मतलब मुझे बैक जाना है, फिर इस तरफ आके बैक जाकर मुझे आगे की तरफ आके स्ट्रैंड बनाना है 5 से 3 की डायरेक्शन में, हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनेगा। आप सोचना 5 से 3 की डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि पुराना जो टेम्पलेट है वो 5 से 3 उसका जो है वो उल्टा है, तो उसके अगेंस्ट, उसके एंटी पैरेलल नया स्ट्रैंड बनेगा, तो हमेशा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, इस तरफ रिप्लिकेशन फॉर्क से दूर वाले डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, रिप्लिकेशन फॉर्क से अपोजिट वाले डायरेक्शन में बनेगा लैगिंग स्ट्रैंड, वो भी टुकड़े टुकड़े में बनेगा। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, तो इसका जो हर एक टुकड़ा है ना बेटा, इसका हर एक जो टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े में डीएनए बन रहा है, तो ये जो टुकड़ा है ना, इस टुकड़े को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो, दिस सेगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, इस टुकड़े को आप बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं ना वो लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए लैगिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए बन रहा है वो टुकड़े टुकड़े में बन रहा है, तो उसका हर एक फ्रेगमेंट, हर एक टुकड़ा जो होगा वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाएगा। इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा वो बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट से मिलकर बना होगा, यानी लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होंगे, डीएनए टुकड़े टुकड़े में होंगे, टुकड़े टुकड़े में होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम आपको समझ में आ गया अगर, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेज आएगा वो आ जाएगा कौन सा, वो स्टेज आ जाएगा आपका थर्ड वाला, और वो हो जाएगा टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन फेज यानी समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। तो टर्मिनेशन फेज में जो एंजाइम यूज होंगे वो
कौन से एंजाइम होंगे? तो एक ही एंजाइम यहाँ पर यूज होगा, दो एंजाइम यूज होंगे। पहला जो होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो अभी तक यूज कहीं नहीं हुआ, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और दूसरा एंजाइम जो यूज होगा वो है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। आप जरा फिगर को फिर से देखिए, देखिए फिगर को, ये मैं फिगर बना रहा हूं। ये मैंने फिगर बनाया, ये आपका 3 था, ये 5 था, इसका ये उल्टा रहा होगा, 3 5। एक जो स्ट्रैंड जो 3 वाला था उस पे तो बस एक बार प्राइमर रखे थे, और एक बार प्राइमर रखा और इसके सामने बन गया नया स्ट्रैंड जो इस तरह से बना, रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में बना। और इस वाले स्ट्रैंड को आप बोलते थे लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाला जो है, ये वाला 5 एंड वाला, इस पे क्या हुआ था, इस पे स्ट्रैंड ऐसे बने थे। इस पे स्ट्रैंड कैसे बने थे? इतना बना, फिर इतना बना, ऐसे ऐसे बने, ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में बने थे, ऐसे ऐसे बने। ये जो स्ट्रैंड बना था ये इसका 5 है, 3 है, क्योंकि हमेशा स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ बनता है नया वाला। इसमें भी हमेशा स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ बनेगा, 5 से 3। सर, हाँ, जो न्यू फ्रेगमेंट वाला स्ट्रैंड बनेगा वो कई सारे डीएनए होंगे या एक ही होगा? अभी हम सबको जोड़ेंगे, एक होगा। ये जो टुकड़े में बन रहे हैं ना, ये जो टुकड़े में बन रहे हैं ना, यानी जो लैगिंग स्ट्रैंड है हमारा, लैगिंग स्ट्रैंड में प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो टुकड़े में बना हुआ है। लीडिंग स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूअस है, डीएनए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, टुकड़े में थोड़ी ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये दिख रहा है, आप सबको ये दिख रहा है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो टुकड़े में है, और बिल्कुल सही भी है, टुकड़े में है। तो इन टुकड़ों को अब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ने के लिए हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, ध्यान से देखना। अब आपको पता है एक और चीज, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बीच बीच में क्या है, प्राइमर है। प्राइमर था ना, यहाँ पे प्राइमर रखा गया था ना, तो प्राइमर था, यहाँ पे प्राइमर था। बार बार प्राइमर रखना पड़ रहा था ना उस पे, हर 1000 से 2000 के बाद प्राइमर रखना पड़ता था, तब वो बनाता था। ये जो प्राइमर होते हैं ना, जरा मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर एक और इन दो प्राइमर, ये एक प्राइमर है, इस प्राइमर के आगे से एक स्ट्रैंड बना ऐसे, यही तो बना ना 5 से 3 की तरफ। इस वाले प्राइमर के भी आगे बना 5 से 3 की तरफ। तो ये प्राइमर, ये दोनों प्राइमर जो है ना, और ये जो 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये एक्चुअल में ना आपस में जुड़ जाते हैं, ये जुड़े होते हैं, ये अलग नहीं रहते हैं। इनके बीच में भी ना एक बॉन्ड बन जाता है, इनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और प्राइमर, बीच बीच में प्राइमर आ जाते हैं ना, क्योंकि हर प्राइमर के बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है। तो प्राइमर और ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये दोनों आपस में ना बेटा जुड़ जाते हैं, इनके बीच में बॉन्ड रहता है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ठीक नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे इस प्राइमर को हटाना है। लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे प्राइमर हैं, उन प्राइमर को हटाना है। प्राइमर को हटाने के लिए प्राइमर और जो टुकड़े हैं डीएनए के जो बने हैं नए, उन टुकड़ों और प्राइमर के बीच में जो बॉन्ड है ना उसको हटाना पड़ेगा। तो प्राइमर और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे, यहाँ पे इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। इस वाली फिगर में देखो, इस बॉन्ड को यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, इस सब जगहों से, ताकि हमारा प्राइमर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, और तब हम प्राइमर को निकाल के बाहर फेंक दें। प्राइमर को हमें रिमूव करना है। प्राइमर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट और प्राइमर के बीच में जो बॉन्ड है उसको कट करेंगे। उसको कट करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, प्राइमर को, प्राइमर और ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, कट कर देगा, जिससे प्राइमर क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। जब प्राइमर निकल जाएगा, प्राइमर को रिमूव करना है। चलो मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ प्राइमर को, देखना ध्यान से। प्राइमर मैंने रिमूव कर दिया। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने क्या किया, प्राइमर और स्ट्रैंड टुकड़े थे उनके बीच में जो बॉन्ड था उसको कट कर दिया, और मैंने प्राइमर को यहाँ से निकाल दिया, उसने प्राइमर निकाल दिया।
जब प्राइमर निकाल दिया उसने तो अब तुमको दिख रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा गैप दिख रहा है। ये जो गैप होगा ना, ये जो गैप है यहाँ पर प्राइमर के हटने के बाद जो वहां पे गैप आया, इस गैप को क्या करना पड़ेगा, यही जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है ये क्या करेगा, ये इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट यानी स्ट्रैंड को थोड़ा लंबा भी करेगा। लंबा कैसे करेगा, थोड़े से न्यूक्लियोटाइड और रखेगा और थोड़ा थोड़ा इसको क्या कर देगा, लंबा कर देगा, थोड़ा थोड़ा लंबा कर देगा, थोड़ा और गैप को खत्म कर देगा, गैप को भर देगा। कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, उसने सबसे पहले प्राइमर को हटाया, प्राइमर का कनेक्शन फ्रेगमेंट से तोड़ के प्राइमर को रिमूव करवाया। प्राइमर को रिमूव करवाने के बाद जो जगह वहां पे काफी ज्यादा हो गई खाली, तो उस जगह को थोड़ा सा भरने की भी कोशिश की और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे यानी जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट थे, स्ट्रैंड थे, लैगिंग स्ट्रैंड थे, उनको थोड़ा थोड़ा और लंबा कर दिया ताकि वो जो स्पेस प्राइमर के हटने के बाद था वो स्पेस थोड़ा सा और भर जाए, खत्म हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा थोड़ा और लंबा कर दिया इनको, लेकिन इतना लंबा नहीं कर देगा, इतना नहीं भर देगा वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स को कि सारे स्ट्रैंड आपस में जुड़ ही जाए, जोड़ना नहीं है, बस भर देगा और थोड़ा थोड़ा सा, बस अब थोड़ा थोड़ा सा स्पेस केवल खाली रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस केवल खाली रहेगा। ये जो बेटा थोड़ा थोड़ा सा स्पेस खाली रह गया ना अभी, इस थोड़े थोड़े से स्पेस में अब न्यूक्लियोटाइड नहीं डालने हैं, अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड नहीं डालने हैं, अब यहाँ पर क्या डालना है, अब यहाँ पर हमें बस एक छोटा सा बॉन्ड लगाना है। क्या लगाना है, बॉन्ड लगाना है, हमें क्या लगाना है, बॉन्ड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो स्पेस अभी बचा हुआ है यहाँ पे बॉन्ड लगाएंगे और बॉन्ड लगाने का काम पॉलीमरेज फर्स्ट का नहीं है, अब ये वाला एंजाइम आ जाएगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज अब फाइनली लास्ट में आएगा और वो जो थोड़ी सी गैप अभी बची है वहां पे इस तरह से वो बॉन्ड लगा देगा, बॉन्ड लगा देगा बच्चों, इस तरह से ऐसे बॉन्ड लगा दिया उसने, यहाँ पे भी लगा दिया, बॉन्ड लगा दिया, मतलब उसने सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया बॉन्ड लगा के। इस तरह से जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो भी पूरा हो गया, पूरा हो गया, वो भी कॉन्टिन्यूअस की तरह हो गया, वो भी एकदम पूरा डीएनए बन गया। आपको समझ में आ गई ना, इस तरह से ये लैगिंग स्ट्रैंड भी पूरा हो गया। अब ये जो टुकड़े टुकड़े में था वो टुकड़ा उसका खत्म हो गया, अब सारे लैगिंग स्ट्रैंड के जितने टुकड़े थे आपस में सब जुड़ गए। सारे एंजाइम का काम है बच्चों, ठीक है। अब ये सारा काम हो गया, बाकी आप देख रहे हो ये तो हो ही रहा है, ये भी काम हो रहा है ना, ये काम हो रहा है ना भाई, उसने एडेनिन जो भी वहां न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके सामने उसने इस तरह से बनाया होगा ना बेटा, ये चीज बनाई होगी ना, ये तो होगा ही इस तरह से। अब सर ये भी कंटिन्यूअस हो गया। हाँ बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस, लास्ट में ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड इसको ये लास्ट में एकदम फाइनली आखिर में जाके ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन यही रखेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, बाद में जब वो पूरी तरह से डीएनए बन जाता है तब तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखो कि उसके अंदर बॉन्ड लगाने पड़ गए। लीडिंग स्ट्रैंड में कोई बॉन्ड नहीं लगाना पड़ा था, वो पूरा कॉन्टिन्यूअस था, वो सच में कॉन्टिन्यूअस है लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड अभी भी भले ही कॉन्टिन्यूअस हो गया, लास्ट में करना पड़ा, लेकिन बॉन्ड लगाना पड़ गया। तो लैगिंग स्ट्रैंड रियल में फ्रेगमेंट्स से होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और सारे फ्रेगमेंट्स आपस में जो है फाइनली डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, बॉन्ड लगा देता है, बॉन्ड लगाने के बाद जो है सारे डीएनए सारे फ्रेगमेंट्स आपस में एकदम अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं और वो पूरा वो भी एक स्ट्रैंड बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस ही बन जाता है ऐसा बोल सकते हैं। बट लैगिंग स्ट्रैंड की डेफिनेशन बेटा यही लिखना कि लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस होता है, लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फॉर्क से अगेंस्ट डायरेक्शन में बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जबकि लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और वो रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में बनता है। कोई भी स्ट्रैंड होगा वो हमेशा जब बनेगा तो वो हमेशा 5 से 3 की तरफ बनेगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप क्या देख रहे हो, ये आगे का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये भी खुलता चला जाएगा और खुलता चला जाएगा और ये काम होता चला जाएगा। इस तरह से पूरा जो डीएनए है वो खुल जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, आपको ऐसा डायग्राम अब दिखाई देगा, ये हो गया ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला, और इसके साथ जो लैगिंग स्ट्रैंड बना ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड हो गया, जो पहले डिसकंटिन्यूअस था बाद में जोड़ दिया गया, ठीक है ना। और ये वाला जो आपका नीचे वाला जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है ये है, ठीक है ना। और इसके साथ जो स्ट्रैंड बना था वो लीडिंग स्ट्रैंड था, वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस, शुरू से ही कॉन्टिन्यूअस था, वो ये वाला हो गया।
तो इस तरह से आप क्या सर देख रहे हो। हाँ सर जो लैगिंग स्ट्रैंड है और जो लीडिंग स्ट्रैंड है, ये जब बनते होंगे तो इनकी दोनों प्रोसेस साथ-साथ चलती होंगी? हाँ, ऑलमोस्ट साथ-साथ चलती हैं, दोनों प्रोसेस साथ-साथ ही चलती हैं। वहाँ पे कई एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज़ 3 एंजाइम बहुत सारे होते हैं। तो वो इस पे भी काम कर रहे होते हैं, उस पे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस पे जो काम कर रहे होते हैं, वो उसकी डायरेक्शन आप काम करने की देखो, उसमें आपको बस यही याद रखना है, दोनों प्रोसेस साथ में हो रहा होता है। पॉलीमरेज़ 3 एंजाइम जो 3 एंड पे काम कर रहा होता है टेम्पलेट के, वो तो एक सीधा स्ट्रैंड बना रहा होता है, एकदम कंटीन्यूअस फॉर की तरफ बना रहा होता है। और जो पॉलीमरेज़ 3 जो है 5 एंड पे जिसको 5 इंट मिल गया तो उसको परेशानी होती है, तो उसको अंदर जाकर 3 इंट ढूंढना पड़ता है और वहां पे प्राइमर रखा जाता है। फिर प्राइमर से वो 5 इंट की तरफ, पुराने वाले टेम्पलेट के 5 इंट की तरफ, यानी कि जो नया टेम्पलेट, नया जो स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 to 3 बन रहा है। इस डायरेक्शन में वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डीएनए बनाता है और उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बाद में फिर क्या होता है, प्राइमर को हटा दिया जाता है। हाँ सर इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? बेटा, प्रोसेस में टाइम तो बहुत कम लगता है। मतलब इसका कोई टाइम ड्यूरेशन बुक में नहीं लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगता है, पर ये सारा काम जो होता है वो काफी तेजी से होता है। मीन्स आप घंटे भर के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे कामों में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब कुछ मिनट्स लगते हैं, कुछ मिनट्स में ये सारा काम होता है। इस सारे काम को लगने में 2 दिन 4 दिन नहीं लगता है। ये काम काफी तेजी से होता है। ये काम कहाँ होता है, ये काम होता है सेल साइकिल के एस फेज में। कौन से फेज में, एस फेज में। आप लोग सेल साइकिल स्टडी करना, आप लोग को पढ़ाया गया होगा कभी, आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे। अगर आप सेल साइकिल पढ़ोगे तो आपको पता है सेल साइकिल में G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है, एम फेज होता है। तो एस फेज में डीएनए का डबलिंग होती है, डीएनए से नया डीएनए बनता है एस फेज में। अब जरा आप सेल साइकिल पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि सेल साइकिल का एस फेज जो होता है वो कितना टाइम लेता है पूरी सेल की लाइफ का। आप जरा पता करके मुझे बताना वहां पे चैट में कि सेल साइकिल में सबसे छोटा वाला फेज कौन सा है और सबसे बड़े ड्यूरेशन का फेज कौन सा है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का फेज कौन सा है और स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन का फेज कौन सा है, ठीक है ना। तो एस फेज में सेल साइकिल की, सेल की लाइफ की एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको एस बोलते हैं। एस मीन सिंथेसिस, सिंथेसिस, और सिंथेसिस मतलब डीएनए का सिंथेसिस, नया डीएनए बनाना। तो इस तरह से फाइनली आपको ये समझ में आया कुल मिला जुला के कि जो पूरे डीएनए का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे एंजाइम यूज हो रहे हैं। पूरे डीएनए के प्रोसेस को 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला स्टेप आपका इनिशिएशन फेज था। इनिशिएशन फेज में रेप्लिकेशन बबल बना था, रेप्लिकेशन फॉर्क बना था, टोपो आइसोमरेज ने डीएनए को सीधा कर दिया था। उसके बाद हेलिकेज ने डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया था। फिर सेकंड स्टेज आया जिसको आप एक्सटेंशन स्टेज कहते हो या पॉलीमराइजेशन स्टेज कहते हो। एक्सटेंशन स्टेज में क्या हुआ, लीडिंग स्ट्रैंड बना और लैगिंग स्ट्रैंड बना। लीडिंग स्ट्रैंड जो बना उसमें केवल एक बार प्राइमर रखा गया था 3 पर और पूरा कॉन्टिन्यूअस वो स्ट्रैंड बना था। और लैगिंग स्ट्रैंड जो था उसमें कई बार प्राइमर रखने पड़ गए, अंदर की तरफ जा जाकर 3 ढूंढ ढूंढ कर वहां पे प्राइमर रखने पड़े। और इस तरह से जो लैगिंग स्ट्रैंड बना वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बना और हर एक फ्रेगमेंट जो था वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाता था। बाद में लास्ट स्टेज जब आता है टर्मिनेशन स्टेज या टर्मिनेशन फेज, तो टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, प्राइमर जो होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे उन प्राइमर्स को हटाया जाता है। इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होता है वो प्राइमर और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कट कर देता है, प्राइमर को रिमूव करवा दिया जाता है। प्राइमर को रिमूव करवाने के बाद वहां पर जो गैप आ जाता है उस गैप को छोटा करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की लंबाई को बढ़ा देता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है और फाइनली लास्ट में थोड़ा थोड़ा सा बस गैप अभी भी बचता है और उस गैप को एक बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। यानी सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में बॉन्ड से जोड़ देते हैं, बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। उस बॉन्ड को जोड़ने का काम, उस बॉन्ड को लगाने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। इस तरह से आप एक डीएनए से दो डीएनए या एक डीएनए के अंदर जो दो टेम्पलेट हैं उस पर दो नए स्ट्रैंड बन जाते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड। इस तरह से आप फाइनली एक डीएनए से आप दो डीएनए बनाने का काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आसान था। ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हुआ है तो आप इस लेक्चर को मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो वहां से आप इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, जितनी बार आपका मन करेगा आप सुन लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से आरएनए बनना, यानी कल का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आरएनए का फॉर्मेशन कैसे डीएनए से होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो कल हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉटनी सेकंड पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे काम आएंगी। जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में लौटूंगा तो वहां पर अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि आपने डीएनए से डीएनए बनना समझ लिया अच्छे से, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट होगा, एक बार सुने हो सकता है डाउट हो बहुत सारे, इस लेक्चर को दोबारा रिपीट कर लेना। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है लेक्चर, पड़ जाएगा अभी रात में, बाद में इसको सुन लेना दोबारा 3 बार, फिर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी तो नोट्स भी बना लेना। फिर भी कहीं डाउट होगा तो आगे चलकर फिर से लाइव सेशन करेंगे, डाउट सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है। आप सभी लोग लेफ्ट हो जाइए। थैंक यू।